नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उड़ान एस एकेडमी में। जैसे कि हमने बात किया था कि एक दिन एक टॉपिक, तो आज फिर इस सीरीज़ की तीसरी वीडियो है यह। और आज के टॉपिक पे बात करेंगे 2025 में छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर या फिर राज्य सरकार के द्वारा कौन कौन से सेक्टर पे अलग अलग कौन कौन से पुरस्कार दिए गए हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वह कला के क्षेत्र में हो, चाहे वह पद्मश्री हो। ऐसे विभिन्न प्रकार के पुरस्कारों के बारे में बात करने वाले हैं। फिर से हमारा ओरिएंटेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, सीजीपीएससी प्रीलिम्स जो कि 22 फरवरी को जो आयोजित है उसको ध्यान में रखते हुए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज में। अवार्ड्स, छत्तीसगढ़ को 2025 में कौन कौन से अवार्ड मिले हैं या फिर छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा कौन कौन से अवार्ड वितरित किए गए हैं, इन अवार्डों को हम आज डिटेल से देखेंगे। पहला पुरस्कार बेस्ट सेरिकल्चर स्टेट। अब सेरिकल्चर स्टेट स्टेट बोला है तो मतलब ऑब्वियसली बात कर रहे होंगे छत्तीसगढ़ की, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ को मिला बेस्ट सेरिकल्चर स्टेट। सेरिकल्चर स्टेट का अवार्ड मिला है, किसके द्वारा मिला हुआ है? तो केंद्रीय रेशम बोर्ड, भारत सरकार के केंद्रीय रेशम बोर्ड के द्वारा छत्तीसगढ़ को बेस्ट सेरिकल्चर स्टेट का अवार्ड मिला हुआ है। कौन से अभियान के लिए दिया गया है? तो मेरा रेशम मेरा अभियान, मेरा रेशम मेरा अभियान छत्तीसगढ़ के द्वारा चलाया गया था और उस अभियान को जो है बेस्ट सेरिकल्चर स्टेट का अवार्ड दिया गया है। एक जिले का नाम याद रखना है आपको कि रायगढ़ जिला जो है उत्कृष्ट जिले के रूप में चयनित किया गया है। रायगढ़ जिले को रेशम उत्पादन के लिए बेस्ट सेरिकल्चर स्टेट के तहत रायगढ़ जिले को उत्कृष्ट जिले का पुरस्कारित किया गया है। और ललित कुमार गुप्ता, ये भी जो है रायगढ़ से ही है, ललित कुमार गुप्ता जी को जो है उत्कृष्ट कृषक के रूप में पुरस्कारित किया गया है। किसके अंतर्गत? बेस्ट सेरिकल्चर स्टेट के अंतर्गत। अब बेस्ट सेरिकल्चर स्टेट की हम बात करें तो एक और अवार्ड मिला हुआ है कि छत्तीसगढ़ जो राज्य है टसर रेशम उत्पादन में झारखंड के बाद कौन से स्थान पर है? द्वितीय स्थान पर है। तो टसर रेशम के उत्पादन पर आपको याद रखना है कि जो झारखंड है वह पहले नंबर पर है और जो छत्तीसगढ़ है वह कौन से नंबर पर है? सेकंड नंबर पर है। लेकिन यह सारी बातें जो है किसके लिए है? टसर रेशम के लिए है। अगर हम रेशम के पूरे ओवरऑल उत्पादन की बात करें तो उनमें पहले नंबर पर है कर्नाटक, दूसरे नंबर पर है आंध्र प्रदेश और तीसरे नंबर पर है पश्चिम बंगाल। अर्थात रेशम उत्पादन में, कुल रेशम उत्पादन में हर प्रकार के रेशम, टसर, इरी, मलबरी, जितने भी प्रकार के रेशम होते होंगे उनमें टोटल उत्पादन में कर्नाटक जो है 65% के साथ पहले स्थान पर है। वहीं पर अगर बात करें सिर्फ और सिर्फ टसर रेशम की तो टसर रेशम में झारखंड जो है पहले नंबर पर और छत्तीसगढ़ जो है वह सेकंड नंबर पर। तो छत्तीसगढ़ टसर रेशम के उत्पादन में सेकंड नंबर पर। इसके साथ साथ इस साल के लिए छत्तीसगढ़ को बेस्ट सेरिकल्चर स्टेट का अवार्ड, उसमें भी सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट जिला किस जिले को? रायगढ़ जिले को। और एक व्यक्ति का नाम, जिनका नाम क्या है? ललित कुमार गुप्ता जी को क्या? उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार। तो यह हमारा पहला पुरस्कार मिला हुआ है बेस्ट सेरिकल्चर स्टेट का। अगले पुरस्कार पर चलते हैं, राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार, हैंडलूम राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार। यह कब दिया गया है? तो पहले तो कुछ फैक्चुअल चीजें हैं उन्हें याद कीजिए कि 11वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जा रहा है? तो मनाया जा रहा है 7 अगस्त को। 7 अगस्त को जो है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जा रहा है। क्यों मनाया जा रहा है? क्योंकि 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी और स्वदेशी आंदोलन में एक बहुत बड़ा प्रस्ताव था कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और चरखे से जो है, हथकरघे से उत्पादन करना। किस चीज को उत्पादन करना? हैंडलूम का उत्पादन करना। तो उस उत्पादन के तहत ही, उस चीज को ध्यान में रखते हुए 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसी चीज को देखते हुए अब 7 अगस्त को ही क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है, 11वें नंबर का राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। और इस अवसर पर जो है भारत सरकार के द्वारा 2 तरह के पुरस्कार दिए गए हैं। संत कबीर हथकरघा पुरस्कार पहले नंबर पर एक कैटेगरी में, और दूसरा दिया गया है राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार, संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार। अब इस राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार में से छत्तीसगढ़ के एक व्यक्ति को पुरस्कार मिला है जिनका नाम है आकाश कुमार देवांगन, जो कि कहाँ के रहने वाले हैं? चंद्रपुर सक्ती के रहने वाले हैं। आकाश कुमार देवांगन जी को राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार दिया गया है। यह जनजाति बस्तर जाला कोशा साड़ी की बुनाई करते हैं।
तो राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार छत्तीसगढ़ के एक व्यक्ति को मिला हुआ है जिनका नाम क्या है, आकाश कुमार देवांगन। कहाँ के रहने वाले हैं, चंद्रपुर शक्ति के जो हैं रहने वाले हैं। अगले पुरस्कार की तरफ से बढ़ते हैं। राष्ट्रीय हस्तशिल्प सम्मान, राष्ट्रीय हस्तशिल्प सम्मान, इनका वितरण जो है 9 दिसंबर 2025 को किया गया है। किनको दिया गया, तो याद रखिएगा हीराबाई जेरखा बघेल, हीराबाई जेरखा बघेल को यह पुरस्कार दिया गया है। कहाँ की रहने वाली है, तो सारंगगढ़ बिलईगढ़ की ये रहने वाली है। यहाँ पर तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, श्रीमती हीराबाई जेरखा बघेल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा क्या दिया गया है, राष्ट्रीय हस्तशिल्प सम्मान 2025 दिया गया है। किस लिए दिया गया है, तो परंपरागत ढोकरा बेल मेटल, छत्तीसगढ़ की फेमस परंपरागत ढोकरा बेल मेटल शिल्प कला से संबंधित है, अर्थात उनके निर्माण के लिए यह दिया गया है। राष्ट्रीय हस्तशिल्प सप्ताह मनाया गया है, कब से लेकर, 8 से लेकर 14 दिसंबर तक जो है राष्ट्रीय हस्तशिल्प सप्ताह मनाया गया है। अवार्ड याद रखना है, राष्ट्रीय हस्तशिल्प सम्मान किसे मिला हुआ है, हीरा भाई जेरका जी को मिला हुआ है राष्ट्रीय हस्तशिल्प सम्मान। कहाँ की रहने वाली है, सारंगगढ़ बिलईगढ़ की ये रहने वाली है। चलिए नेक्स्ट, उत्कृष्टता अलंकरण पुरस्कार, यह राज्य सरकार के ही द्वारा अपने विधायकों को दिया जाने वाला पुरस्कार है। 2024 के लिए है और इसे दिया गया है 2025 में। पूरे 90 विधायकों में से, छत्तीसगढ़ के टोटल 90 विधायकों में से हर साल जो है 2 विधायकों को उत्कृष्टता अलंकरण पुरस्कार से नवाजा जाता है। तो इस साल दिए गए हैं लखेश्वर बघेल, जो कि कहाँ के विधायक हैं, बस्तर के विधायक हैं, और भावना बोहरा कहाँ के विधायक, पंडरिया विधायक। तो लखेश्वर बघेल और पंडरिया भावना बोहरा को क्या दिया गया इस साल, उत्कृष्टता अलंकरण पुरस्कार 2025-2024 जो है दिया गया है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि लखेश्वर बघेल जी जो हैं वो विपक्ष से हैं और भावना बोहरा जी जो है वो किससे हैं, पक्ष से हैं। तो छत्तीसगढ़ के 90 विधायकों में से 2 विधायकों को दिया जाने वाला उत्कृष्टता अलंकरण पुरस्कार। नेक्स्ट, छठवां राष्ट्रीय जल पुरस्कार, भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला जल संचयन में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए किसके द्वारा दिया जाने वाला, जल शक्ति मंत्रालय के तहत नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग के द्वारा इसे प्रदान किया जाता है। कब किया गया है, 18 नवंबर 2025 को किया गया है। कौन सा संस्करण था, तो यह इसका 6वां संस्करण था। किसके द्वारा प्रदान किया गया है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा प्रदान किया गया है। कब से शुरू किया गया था, तो 2018 से जो है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा इस पुरस्कार को शुरू किया गया था, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025। अब इस जल पुरस्कार की आप अलग अलग कैटेगरी देखिए कि कौन कौन सी अलग अलग कैटेगरी में यह दिया जाता है। जैसे कि बेस्ट कल्चर की कैटेगरी में, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट की कैटेगरी में, बेस्ट विलेज पंचायत की कैटेगरी में, बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी की कैटेगरी में, बेस्ट स्कूल और कॉलेज की कैटेगरी में, ऐसे विभिन्न अलग अलग प्रकार की कैटेगरी में यह अवार्ड दिया जाता है। अब इस अवार्ड की हम ओवरऑल बात करें राष्ट्रीय स्तर पर, तो राष्ट्रीय स्तर पर इसमें पहला स्थान मिला हुआ है महाराष्ट्र को। किसको मिला हुआ है, महाराष्ट्र को जो है पहला स्थान। दूसरा स्थान मिला हुआ है गुजरात को और तीसरा स्थान मिला हुआ है हरियाणा को। अर्थात पहले नंबर पर महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पर गुजरात और तीसरे नंबर पर क्या, हरियाणा। किस चीज के लिए है यह, तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार के लिए, जल संचयन में बेहतरीन भागीदारी के लिए पहले नंबर पर महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पर गुजरात और तीसरे नंबर पर कौन, हरियाणा। अब इसी कैटेगरी में, इसी पुरस्कार में छत्तीसगढ़ को क्या क्या मिला हुआ है, तो यहाँ पर हमने विभिन्न प्रकार की कैटेगरी देखी कि ये अलग अलग कैटेगरी में ऐसे दिए जाते हैं। तो इनमें से छत्तीसगढ़ को क्या क्या मिला है, तो सर्वश्रेष्ठ जिला की कैटेगरी में, अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ जिला की कैटेगरी में जो है राजनांदगांव को प्रथम स्थान मिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा कि सर्वश्रेष्ठ जिला किस चीज के लिए, राष्ट्रीय जल पुरस्कार में किसे मिला हुआ है, राजनांदगांव को जो है पहले नंबर पर मिला हुआ है। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत, फिर से सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, डूमर पानी कहाँ के रहने वाले, कहाँ कौन से जिले के हैं, कांकेर जिले के कौन से जगह को, डूमर पानी को जो है कौन सा स्थान मिला हुआ है, तो तीसरा स्थान मिला हुआ है। तो बेस्ट जिला में राजनांदगांव पहले स्थान पर और बेस्ट सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत में डूमर पानी कांकेर तीसरे स्थान पर।
नगरीय निकाय की श्रेणी में, नगरीय निकाय की श्रेणी में रायपुर नगर निगम को देश में प्रथम स्थान दिया गया है। रायपुर नगर निगम को नगरीय निकाय की श्रेणी में देश में प्रथम स्थान। सर्वश्रेष्ठ संस्थान अर्थात स्कूल कैटेगरी में जो है कृष्णा पब्लिक स्कूल केपीएस रायपुर को जो है पहला स्थान दिया गया है। जल संचय जन भागीदारी श्रेणी, जल संचय जन भागीदारी श्रेणी में छत्तीसगढ़ को उत्कृष्ट राज्य के रूप में दूसरे नंबर पर पुरस्कारित किया गया है। छत्तीसगढ़ को दूसरे नंबर किस चीज के लिए? जल संचय जन भागीदारी के लिए। फिर से रिपीट कीजिए कि सर्वश्रेष्ठ जिले की कैटेगरी में किसे दिया गया? राजनांदगांव को। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत में किसे? डूमरपानी को। कहाँ के? कांकेर। सर्वश्रेष्ठ नगरीय निकाय की श्रेणी में रायपुर को। सर्वश्रेष्ठ संस्थान में कृष्णा पब्लिक स्कूल को। और जल संचयन जन भागीदारी में छत्तीसगढ़ को कौन से नंबर पर मिला हुआ है? सेकंड नंबर के प्राइज मिले हुए हैं। ये कौन से अवार्ड की बात कर रहे थे हम? कौन से अवार्ड की? तो छठवें राष्ट्रीय जल पुरस्कार की, छठवें राष्ट्रीय जल पुरस्कार की। इस सीक्वेंस को भी याद कीजिएगा कि ओवरऑल राज्यों की कैटेगरी में पहले नंबर पर महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पर गुजरात और तीसरे नंबर पर किसे दिया गया है? हरियाणा को जो है दिया गया है। बढ़ते हैं अगली कैटेगरी में, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान, इस योजना में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, तो कार्यक्रम जो रखा गया था उसका नाम है राष्ट्रीय कॉन्क्लेव ऑन आदि कर्मयोगी अभियान। अब इसमें छत्तीसगढ़ से किसे विजेता घोषित किया गया है? तो छत्तीसगढ़ से विजेता है कोरिया जिला। कोरिया जिला को जो है धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए कोरिया जिला को जो है पुरस्कार दिया गया है। सम्मानित व्यक्ति अर्थात किसे सम्मानित किए गए हैं? तो कोरिया के कलेक्टर श्रीमती चंदन त्रिपाठी को जो है यह पुरस्कार दिया गया है। कोरिया जिले की उपलब्धि क्या रही? तो 154 गांवों में 17 विभागों की 25 योजनाओं का लाभ इन्होंने पहुंचाया है, जिससे 38,000 जनजाति परिवार जो है क्या हुए हैं? लाभान्वित हुए हैं। अभियान का उद्देश्य क्या है? कौन से अभियान का? तो धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान का। जनजाति बहुल गांवों में बुनियादी ढांचे और सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना जो है इस अभियान का क्या है? उद्देश्य है। अब इसी टाइप की या फिर इसी कैटेगरी की 2-3 योजनाएं लगातार कुछ ही 1-2 सालों में भारत सरकार के जनजाति मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई है, जिनमें थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, उनको हम डिटेल से देखते हैं। इनमें मुख्य रूप से 2-3 योजनाएं जो है वो सिमिलर पैटर्न की है, जैसे कि इनका नाम भी आपने सुना होगा, प्रधानमंत्री जन मन अभियान या फिर जनमन योजना, और दूसरा आपने सुना होगा धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान। ऐसे ही अभी अभी एक और अभियान लॉन्च हुए हैं जिनका नाम है आदि कर्मयोगी अभियान। चलिए डिटेल से देखते हैं ये तीनों है क्या चीज। तो पहली योजना पर नजर डालिए जिसका नाम है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी महान्याय अभियान। यह जो है शॉर्ट फॉर्म में पीएम जनमन के रूप में फेमस है। इनकी जो शुरुआत हुई थी, कब हुई थी? 15 नवंबर 2023 को बिरसा मुंडा जयंती के दिन जो है इस योजना का शुभारंभ किया गया था। इस योजना का मुख्य की बिंदु क्या याद रखना है? तो पूरे भारत भर में विशेष रूप से कमजोर जनजाति पीवीटीजीज जो पूरे भारत भर में कितने हैं? 75 हैं। और हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में भारत सरकार द्वारा घोषित विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति समूह कितनी है? 5 है। तो इन्हीं 5 जनजाति समूहों को टारगेट करने के लिए वहां पर अधोसंरचना सुविधाओं को पहुंचाने के लिए, जैसे कि आवास, स्वच्छता, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, ये सभी की सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के लिए तौर पर क्या शुरू किया गया? पीएम जनमन योजना को जो है शुरू किया गया। वैसे ही एक सिमिलर योजना में आपने इनका नाम पढ़ा होगा, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान। अब इस धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान का जो प्रारंभिक तिथि है वह है 2 अक्टूबर 2024। 2 अक्टूबर 2024। इनका जो प्रारंभिक तिथि है वह है 15 नवंबर 2023। 2 अक्टूबर 2024। 17 मंत्रालयों के सहयोग से 63,000 जनजाति बहुल गांवों में सामाजिक आर्थिक कमियों को दूर करने,
5 करोड़ से अधिक जनजातीय लोगों को बुनियादी ढांचों से जोड़ना, मतलब फिर से वही किन चीज़ों से, आवास, स्वच्छता, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क संपर्क, बिजली, रोजगार, इन्हीं सारी सुविधाओं से उन्हें जोड़ना, सशक्त बनाना, ताकि वह आत्मनिर्भर और सशक्त बन सके। यह अभियान जो है पीएम जनमन अभियान के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जनमन अभियान आपको याद रखना है 15 नवंबर 2023, और धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान याद रखने हैं 2 अक्टूबर 2024। अब इन विभिन्न सारी परियोजनाओं को क्रियान्वयन के लिए, अर्थात जिन क्षेत्रों को सरकार के द्वारा टारगेट किया जा रहा है, उन क्षेत्रों तक इन सभी योजनाओं का लाभ पहुंच सके, उस चीज को पहुंचाने के लिए फिर से एक परियोजना लाई गई है जिसका नाम है आदि कर्मयोगी अभियान। अब यह जो आदि कर्मयोगी अभियान है यह 2025 में लाया गया है। 17 सितंबर 2025 को आदि कर्मयोगी अभियान। योजना का की पॉइंट क्या है? तो योजना का की पॉइंट है ये है कि सरकार योजनाएं बहुत सारी बना देती है, लेकिन वह योजनाएं जो है लोगों तक पहुंच नहीं पाती है। तो इस अभियान के माध्यम से उन्हीं सारी योजनाओं को सभी लोगों तक पहुंच सके, इस चीज को सुनिश्चित किया जाएगा। अब ये कब से शुरू किया जा रहा है? तो 17 सितंबर 2025 से शुरू किया जा रहा है। इसके तहत आदि सेवा पर्व मनाया गया है 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक। जनजाति मामलों के मंत्रालय के तहत ही इसको शुरू किया गया है। ग्राम और सामुदायिक स्तर पर उत्तरदायी और जन केंद्रित शासन को बढ़ावा देना है। इसका की पॉइंट आप नोट कीजिए। की पॉइंट है 550 जिलों में और 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 20 लाख से अधिक कार्यकर्ताओं का सृजन करना है। 20 लाख से अधिक पूरे देश भर के 550 जिलों और 30 राज्यों यूटी को मिलाकर लगभग 20 लाख जो है कार्यकर्ताओं का निर्माण करना है, उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम देना है ताकि वो उन योजनाओं को जो है लोगों तक पहुंचा सके। किन योजनाओं को? सरकार ऐसी जितनी भी योजनाएं चला रही है उन सभी योजनाओं को क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए क्या शुरू किया गया है? आदि कर्मयोगी अभियान। तीनों के तीनों योजनाएं या अभियान जो हैं वो एक ही डिपार्टमेंट के हैं, किसके? जनजाति मामलों के मंत्रालय के। फिर से रिपीट करते हैं। पहला जो प्रोग्राम है वो है पीएम जनमन, जो कि कब प्रारंभ हुआ? 15 नवंबर 2023 को प्रारंभ हुआ। दूसरे अभियान का नाम क्या है? धरती आबा, जो कि कब शुरू हुआ? 2 अक्टूबर 2024 को शुरू हुआ। और तीसरा अभियान है आदि कर्मयोगी अभियान, जो कि कब शुरू हो रहे हैं? 17 सितंबर 2025 को शुरू हुए हैं। तीनों ही अभियान जो है वो जनजाति मामलों से जुड़े हुए अभियान हैं। और हम अगर अपने करंट पर वापस लौटे कि यह हम बात किसकी कर रहे थे, तो धरती आबा जनजाति उत्कर्ष अभियान में किस जिले को जो है पुरस्कारित किया गया है? तो कोरिया जिला का नाम याद रखना है कि कोरिया जिला को धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ जिले के रूप में नामांकित किया गया है। यहाँ पर फिर से आप देख पा रहे होगे कि प्रधानमंत्री जनमन अभियान जो है 24,000 करोड़ जो है इसके लिए अलॉटमेंट हुआ है। ठीक है, सबको पक्का घर, हर घर नल, गांव गांव तक सड़क, हर घर बिजली, शिक्षा के लिए हॉस्टल, कौशल विकास, इन सभी प्रोग्रामों को क्या किया गया है? शामिल किया गया है। वैसे ही धरती आबा अभियान जो है वह कब शुरू किया गया है? 2 अक्टूबर 2024 को शुरू किया गया है। हजारीबाग झारखंड से इसे शुरू किया गया है। इनके लिए भी बजट का अलॉटमेंट लगभग 80,000 जो है 80,000 करोड़ के बजट का अलॉटमेंट किया गया है। पीएम जनमन के लिए 24,000 करोड़ के बजट के अलॉटमेंट किया गया है। अब आपको ध्यान में ये रखना है कि ये दोनों ही योजनाएं जो हैं वो किसी एक मंत्रालय की पर्टिकुलर योजना नहीं है। विभिन्न मंत्रालयों के द्वारा इन सभी चीजों पर अलग अलग कुछ ना कुछ काम किए जा रहे होंगे। उन सभी को एक ही जगह मिलाकर पीवीटीजीज के लिए या फिर जनजातीय क्षेत्रों के लिए डेवलपमेंट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए यह शुरू किया गया प्रोग्राम है। प्रधानमंत्री जनमन अभियान, धरती आबा अभियान, और इस अभियान का नाम क्या है? आदि कर्मयोगी अभियान। आदि कर्मयोगी अभियान यह हम देख चुके हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी देखिए 1.33 लाख से अधिक कैडर जो है तैयार किया गया है। मतलब छत्तीसगढ़ में
प्रोग्राम्स को सफल बनाने के लिए आदि सेवा, हर ग्राम में आदि सेवा केंद्र की स्थापना की जाएगी। आवास, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार पर फोकस, प्रशिक्षण, जन जागरूकता और शिकायत निवारण शिविर। कब से कब तक? 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक राज्य के 28 जिलों और 128 विकास खंडों में। तो आप यह फैक्ट भी नोट कर सकते हैं कि धरती आबा प्रोग्राम जो है छत्तीसगढ़ के 28 जिले और 128 विकास खंडों में संचालित है। 6,650 जनजाति ग्रामों में, अर्थात 28 जिले, 128 विकास खंड और 6,650 गांवों में छत्तीसगढ़ में क्या चलाया जाएगा? आदि कर्मयोगी अभियान जो है चलाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट पुरस्कार पर वापस लौटते हैं। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 59 नंबर के ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 है, लेकिन इसे वितरित किया गया है 2025 पर। बहुत ही चर्चित विषय रहा है यह ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि दिया गया है विनोद कुमार शुक्ल जी को, छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध कवि और लेखक। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले साहित्यकार हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले विनोद कुमार शुक्ल जी जो हैं छत्तीसगढ़ के पहले साहित्यकार हैं। इसके अलावा एक और फैक्ट कि हिंदी के 12वें साहित्यकार हैं, हिंदी के छत्तीसगढ़ के पहले और हिंदी भाषा के जो है 12वें साहित्यकार हैं विनोद कुमार शुक्ल जी। इनके अलावा और क्या क्या पुरस्कार जो है इन्हें सम्मानित किया गया है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध फेलोशिप पुरस्कार इन्हें दिया गया है। 1968 में जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन फेलोशिप दिया गया है। 1999 में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार यह ध्यान में रखिएगा, यह भी एक इंपॉर्टेंट पुरस्कार है साहित्य की दिशा में। साहित्य अकादमी पुरस्कार कौन सी रचना के लिए दिया गया है? तो दीवार में एक खिड़की रहती थी, दीवार में एक खिड़की रहती थी, इस रचना के लिए दिया गया है। 2023 में पेन नाबाको अमेरिका के द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार, यह जो पुरस्कार है वह अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। पेन नाबाको पुरस्कार 2023 में पंडित विनोद कुमार शुक्ल जी को जो है यह पुरस्कार दिया गया है। तो 1999 के एक अवार्ड का नाम याद रखना है, साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए दिया गया है? दीवार में एक खिड़की रहती थी। 2024 के लिए क्या दिया गया है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार का सीक्वेंस भी याद रखिएगा कि यह जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है कितने नंबर का? 59 नंबर के यह पुरस्कार थे। अब विनोद कुमार शुक्ल जी के बारे में कुछ स्पेशल, इसलिए स्पेशल क्योंकि इनका जो है इसी वर्ष निधन हुआ है। 23 दिसंबर 2025 को इनका निधन हुआ है। जन्म इनका हुए थे 1 जनवरी 1937 को। कहाँ के रहने वाले थे? राजनांदगांव छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पहली कविता संग्रह, विनोद कुमार शुक्ल जी की पहली कविता संग्रह का नाम है लगभग जय हिंद। लगभग जय हिंद जो है पहचान सीरीज के अंतर्गत कब आई थी? 1971 में आई थी इनकी पहली कविता लगभग जय हिंद। इतावली भाषा में इनकी कविताओं की एक कहानी संग्रह पेड़ पर कमरा रहता था का अनुवाद हो चुका है, अर्थात इनकी एक लिखी हुई किताब है जिनका नाम है पेड़ पर कमरा, और उसका क्या किया गया है? इतावली भाषा में उसको ट्रांसलेट किया गया है विनोद कुमार शुक्ला जी। अब विनोद कुमार शुक्ला जी के बारे में और कुछ चीजें कि इनके द्वारा लिखी गई रचनाएं कौन कौन सी अलग अलग कैटेगरीज की है। कुछ कविताएं हैं, कुछ उपन्यास है, कुछ जो है कहानी है। एक बार मैं पढ़ता हूं, आप रिपीट कीजिएगा और इसे याद भी कीजिएगा, क्योंकि यह इनमें से कोई ना कोई एक उपन्यास, कविताएं या कहानी जो है एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बनते हैं। कविता संग्रह की अगर हम बात करें तो लगभग जय हिंद हमने देखा कि यह इनकी जो है पहली रचना थी। लगभग जय हिंद, वह आदमी चला गया, अतिरिक्त नहीं, कविता से लंबी कविता, आकाश धरती को खटखटाता है, 50 कविताएं, कभी के बाद अभी, कवि ने कहा, चुनी हुई कविताएं, प्रतिनिधि कविताएं, ऐसी विभिन्न प्रकार की क्या हैं? कविताएं। उपन्यास की बात करें तो नौकर की कमीज, खिलोगे तो दिखेंगे, दीवार में एक खिड़की रहती थी, दीवार में एक खिड़की रहती थी, इनके लिए इन्हें 1999 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है। हरी घास की छप्पर वाली झोपड़ी और बौना पहाड़।
कहानी संग्रह की बात करें तो पेड़ पर कमरा, इसी चीज के लिए क्या किया गया है, इनका ट्रांसलेशन हुआ है कौन सी भाषा में, पीछे हमने देखा इतावली भाषा में। कहानी संग्रह में पेड़ पर कमरा, महाविद्यालय, सब कुछ होना बचा रहेगा, एक कहानी, गोदाम, गमले में जंगल और तीसरा दोस्त, ऐसे विभिन्न प्रकार की अलग अलग रचनाएं, कोई कहानी है, कोई रचना उपन्यास है और कोई क्या है, कहानी है। विनोद कुमार शुक्ला जी इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी वर्ष जो है इनका निधन हुआ है, इसलिए इनकी लिखी हुई रचनाओं में से एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इन फैक्ट को भी याद रखिएगा कि उनका जन्म कब हुआ, कहाँ के वो रहने वाले थे, उनकी पहली रचना कौन सी थी, तो लगभग जय हिंद जो है पहली रचना थी। और 2024 के लिए उन्हें क्या दिया गया है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह जो किताब है दीवार में एक खिड़की रहती थी, यह इनकी बहुत ही ज़्यादा चर्चित किताब है। इस किताब को एक बार जरूर पढ़िएगा जब भी आपका एग्ज़ाम हो जाए और आपके पास खाली समय रहे। तो दीवार में एक खिड़की रहती थी, यह बहुत ही एक मज़ेदार किताब है, इस किताब को एक बार ज़रूर पढ़िएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। पद्मश्री सम्मान 2025। पद्मश्री सम्मान 2025 किसे दिए गए हैं, तो श्री पंडीराम मंडावी जी को जो है पद्मश्री सम्मान 2025 से नवाजा गया है। गढ़ बेंगला के निवासी हैं, नारायणपुर जिला के रहने वाले हैं। क्या काम करते हैं, तो बस्तर के पारंपरिक वाद्य यंत्र का निर्माण करते हैं, बस्तर के पारंपरिक वाद्य यंत्र का निर्माण करते हैं। काष्ठ शिल्प की कैटेगरी में इन्हें पद्मश्री पुरस्कारित किया गया है। गोड़ मुरिया जनजाति के हैं और बांस की बनाने वाली बांस की बस्तर बांसुरी का निर्माण करना, जिसे सुलुर या सुलुड़ के नाम से जाना जाता है, उनके निर्माण के लिए यह जाने जाते हैं। पंडीराम मंडावी जी कहाँ के रहने वाले, नारायणपुर के। कौन से पुरस्कार दिए गए हैं इन्हें, पद्मश्री सम्मान 2025 जो है नवाजा गया है। 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के बारे में चर्चा हम नेशनल वाले सीरीज में करेंगे डिटेल से। उसमें से सिर्फ एक ही फैक्ट कि छत्तीसगढ़ के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है दीपक किंगरानी। दीपक किंगरानी जी को जो है सर्वश्रेष्ठ संवाद लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया है। कौन सी रचना के लिए, तो सिर्फ एक बंदा काफी है, सिर्फ एक बंदा काफी है में डायलॉग राइटिंग के लिए जो है बेस्ट डायलॉग राइटिंग के लिए अवार्ड के रूप में इनको दिया गया है। दीपक किंगरानी जी कहाँ के रहने वाले हैं, तो बलौदा बाजार के रहने वाले। इनके और कौन कौन सी मूवी में इन्होंने काम किया है, स्पेशल ऑप्स 2020 और मिशन रानीगंज 2023, भैया जी 2024, वार छोड़ना यार 2013 और पागलपंती 2019। इसमें से आई थिंक आपने ये वाली जरूर देखी होगी, स्पेशल ऑप्स 2020। ठीक है, चलिए दीपक किंगरानी बलौदा बाजार। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में क्या दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ संवाद लेखन। किस मूवी के लिए, सिर्फ एक बंदा काफी है मूवी के लिए। नेक्स्ट, देवी अहिल्याबाई राष्ट्रीय सम्मान किन्हें दिया गया है, राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई राष्ट्रीय सम्मान जो है डॉक्टर जयमती कश्यप, डॉक्टर जयमती कश्यप कोंडागांव जिले के निवासी हैं, उन्हें यह दिया गया है। पुरस्कार का क्षेत्र जनजाति कला साहित्य और संस्कृति, गोंडी साहित्य और व्याकरण के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया है। यह सम्मान समारोह जो है भोपाल में आयोजित किया गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिया गया है। यह भी एक एक्चुअल फैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये याद रखिएगा। अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में यह पुरस्कार जो है दिया गया है। अब यहीं से अगर आप इंडियन हिस्ट्री को कलेक्ट करना चाहते हैं तो इनके बारे में कुछ डिटेलिंग जो है आप जाकर पढ़िएगा। अहिल्याबाई होलकर का जो संबंध है भारतीय इतिहास में आपको कहाँ पर मिलता है। अभी के लिए करंट अफेयर के रूप में आपको क्या याद रखना है कि जयमती कश्यप कहाँ की रहने वाली, कोंडागांव की रहने वाली, उनको क्या दिया गया है, देवी अहिल्याबाई राष्ट्रीय सम्मान से पुरस्कारित किया गया है। 25वां वसुंधरा सम्मान, 25वां वसुंधरा सम्मान, यह सम्मान जो है किसे दिया गया है, तो वसुंधरा सम्मान की अगर हम बात करें तो राहुल देव को पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, यह राहुल देव। तो वसुंधरा सम्मान 2025 किसे दिया गया है, राहुल देव को। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 में जो है हेमवती नाग को दिया गया था।
अभी लेटेस्ट 2025 के लिए राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 में जो है योगिता मंडावी को दिया गया है। या इसे याद रखिएगा नीचे वाले फैक्ट को कि 2025 के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किसे दिया गया है? योगिता मंडावी को। कहाँ की रहने वाली है? कोंडा गांव की रहने वाली है। कौन से खेल से संबंधित है? जूडो खेल से संबंधित है। राष्ट्रपति द्वारा शौर्य चक्र 2025, शौर्य चक्र 2025 जो है लक्ष्मण वेंकट, जो कि कहाँ के रहने वाले हैं? पखांजूर कांकेर के रहने वाले हैं, उन्हें राष्ट्रपति शौर्य चक्र 2025 से सम्मानित किया गया है। स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 17 जुलाई को आयोजित किया गया। 17 जुलाई को स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार, स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार जो है वह शुरू किया गया था 2014 में। भारत सरकार के द्वारा एक अभियान चलाया गया था, सर्व सर्वेक्षण अभियान, स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान, जिसको दो अलग अलग कैटेगरी में लॉन्च किया गया था। एक है स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण और दूसरा है स्वच्छता सर्वेक्षण शहरी। अब इसी कैटेगरी में इसकी शुरुआत जो हुई थी 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी। यह इसका कौन सा संस्करण है? 9वां नंबर का संस्करण है। इस साल की थीम RRR, रिड्यूस रीयूज रिसाइकल जो है यह रखा गया है। अब इस साल स्पेशल क्या है? तो इस साल एक नई कैटेगरी बनाई गई है। इसमें सुपर स्वच्छ लीग शहर, ये एक नई कैटेगरी बनाई गई है, सुपर स्वच्छ लीग शहर। कुछ सालों से स्वच्छता के क्षेत्र में लगातार सरकार जिन्हें अवार्ड दे रही थी, पुरस्कृत कर रही थी स्वच्छता के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए, उन्हें एक अलग कैटेगरी में रखा गया है जिसका नाम है सुपर स्वच्छ लीग शहर। अब इसी सुपर स्वच्छ लीग शहर में, सुपर स्वच्छ लीग शहर यहाँ पर जैसे देख पा रहे होगे कि स्वच्छता सुपर लीग श्रेणी में किसे किसे, छत्तीसगढ़ की तरफ से ये बात हो रही है कि छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर को और पाटन को और विश्रामपुर को, इन तीनों को कहाँ पर जोड़ा गया है? सुपर स्वच्छ लीग में जोड़ा गया है। आइए और डिटेल से देखते हैं। सुपर स्वच्छ लीग शहर 2025 ये एक कैटेगरी है, जैसे कि मैं पहले ही बताया कि इस कैटेगरी का प्रारंभ जो है इस साल हुआ है। वैसे ही एक और कैटेगरी है स्वच्छ शहर 2025, स्वच्छ शहर 2025। अब यहां पर जो बैनर पे आप देख पा रहे होंगे वह किसके बारे में है? वह है सुपर लीग, स्वच्छता सुपर लीग की श्रेणी के बारे में। किसके किसके बारे में? अंबिकापुर है, पाटन है और कौन है? विश्रामपुर है। अगर हम स्वच्छता सुपर लीग की बात करें 2025 की, तो इनमें भी अलग अलग कैटेगरी है। 10 लाख से अधिक, 3 लाख से 10 लाख, 50,000 से 3 लाख, 20,000 से 50,000 और 20,000 से कम। अब इसमें भी फिर कौन कौन से प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ये सभी आप देख पा रहे होंगे। तो इस कैटेगरी को याद रखिएगा कि 10 लाख से अधिक में सुपर स्वच्छ लीग में पहले नंबर पर कौन है? इंदौर, दूसरे नंबर पर कौन है? सूरत और तीसरे नंबर पर कौन है? नवी मुंबई। तो इंदौर, सूरत और नवी मुंबई, इन तीनों को ही, इंदौर, सूरत और नवी मुंबई, इन तीनों को ऐसे याद रखिएगा कि ये लगातार पिछले कुछ सालों से लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे होंगे। इसी कारण से इन्हें किस में रखा गया है? सुपर स्वच्छ लीग में रखा गया है। अब इसी कैटेगरी में छत्तीसगढ़ से किसे शामिल किया गया है? अंबिकापुर, जो कि कौन सी कैटेगरी में आते हैं? 50,000 से लेकर 3 लाख की जनसंख्या की कैटेगरी में अंबिकापुर, और 20,000 से कम, 20,000 से कम की कैटेगरी में। अच्छा, यहाँ पर आप इनकी रैंकिंग भी याद रखिएगा कि थर्ड रैंकिंग जो है इनकी है। 20,000 से कम की कैटेगरी में कौन कौन है? तो पाटन भी शामिल है और विश्रामपुर जो है ये भी शामिल है। यह कौन सी कैटेगरी में? स्वच्छता सुपर लीग की कैटेगरी में। एक और कैटेगरी है स्वच्छ शहर 2025। स्वच्छ शहर 2025 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या में पहले नंबर पर अहमदाबाद, दूसरे नंबर पर भोपाल और तीसरे नंबर पर लखनऊ है। अहमदाबाद, भोपाल और लखनऊ। अब इनमें भी जो है छत्तीसगढ़ के किस शहर को शामिल किया गया है? तो बिलासपुर छत्तीसगढ़ को, जो कि कौन सी कैटेगरी के अंतर्गत? 3 लाख से लेकर 10 लाख की कैटेगरी का बिलासपुर छत्तीसगढ़। और वैसे ही यहाँ पर आपको मिलेगा कुम्हारी छत्तीसगढ़ और बिल्हा छत्तीसगढ़। तो तीनों जगहों पे पहली वाली कैटेगरी में भी 3 शहर जो है शामिल है और दूसरी वाली कैटेगरी में भी जो है 3 शहर शामिल है। इसमें से यह जो है, यह वाला जो है अंबिकापुर, पाटन और विश्रामपुर, यह तीनों की तीनों की श्रेणी में, स्वच्छता सुपर लीग की श्रेणी में।
अब वैसे ही अगर हम सिर्फ इस साल के स्वच्छ शहर की बात करें तो उसके लिए आपको याद रखना है बिलासपुर, कुम्हारी और बिल्हा, इन तीनों को याद रखना है। चलिए यहाँ पर वो एक साथ समराइज हो गया है। स्वच्छता सुपर स्वच्छ लीग शहर, सुपर स्वच्छ लीग शहर में आपको क्या क्या याद रखने हैं। सुपर स्वच्छ लीग शहर में अंबिकापुर है, पाटन है और विश्रामपुर है। यह सभी किसमें है, सुपर स्वच्छ शहर में। स्वच्छ शहर 2025 में बिलासपुर, कुम्हारी और बिल्हा, यह तीनों को याद रखना है। इसके अलावा एक और मिनिस्ट्रियल अवार्ड, मिनिस्ट्रियल अवार्ड जो कि किसे दिया गया है, रायपुर नगर निगम को स्वच्छता के क्षेत्र में राज्य स्तर पर श्रेष्ठ कार्य करने के लिए। तो इन तीनों को फ्रेमिंग एक साथ कीजिएगा, अंबिकापुर, पाटन और विश्रामपुर। वैसे ही यहाँ पर तीन, बिलासपुर, कुम्हारी और बिल्हा, और मिनिस्ट्रियल अवार्ड में क्या, रायपुर नगर निगम, रायपुर नगर निगम को याद कीजिएगा। नेक्स्ट, राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह। राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ मंडपम राजभवन, छत्तीसगढ़ मंडपम राजभवन में जो है यह कार्यक्रम रखा गया है। राज्यपाल श्री रमन डेका जी के द्वारा जो है चार शिक्षकों को जो है विशेष स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, विशेष स्मृति पुरस्कार पे। वहीं पर 64 शिक्षकों को जो है राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो टोटल 4 शिक्षकों को विशेष स्मृति पुरस्कार और 64 शिक्षकों को क्या दिया गया है, शिक्षक राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विशेष 4 कैटेगरी, कौन कौन सी कैटेगरी, तो डॉक्टर पदुम लाल पुन्नालाल बख्शी स्मृति पुरस्कार, यह किसे दिया गया है, अजय कुमार चतुर्वेदी जी को दिया गया है। कहाँ के रहने वाले हैं, सूरजपुर के। तो पदुम लाल पुन्नालाल पुरस्कार किसे, अजय कुमार चतुर्वेदी को। दूसरे, मुकुटधर पांडे स्मृति पुरस्कार किसे दिया गया है, सुनीता यादव को। कहाँ की रहने वाली है, सारंगगढ़ पिलईगढ़ की रहने वाली है। बलदेव प्रसाद मिश्र स्मृति पुरस्कार भोजराम पटेल को, कहाँ के रहने वाले हैं, रायगढ़ के। और गजानन माधव मुक्तिबोध स्मृति पुरस्कार रमेश कुमार चंद्रवंशी को। तो ऐसे 4 अलग अलग कैटेगरी। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी किसके, अजय चतुर्वेदी को। मुकुटधर पांडे किसे, सुनीता यादव को। बलदेव प्रसाद मिश्र किसे, भोजराज पटेल को। और गजानन माधव मुक्तिबोध किसे, रमेश कुमार चंद्रवंशी को। राज्य सरकार के द्वारा इन चारों को राज्य स्तरीय विशेष शिक्षक स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार अर्थात भारत सरकार के द्वारा यह भी शिक्षा के क्षेत्र में फिर से वही 5 सितंबर को दिया जाने वाला पुरस्कार, लेकिन किसके द्वारा, भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला। इनमें से 2 नाम आपको याद रखने हैं, संतोष कुमार चौरसिया, यह जो है कहाँ के रहने वाले हैं, कोरबा के। और डॉक्टर प्रज्ञा सिंह कहाँ की रहने वाली, दुर्ग की। तो संतोष कुमार चौरसिया कोरबा के रहने वाले और डॉक्टर प्रज्ञा सिंह जो है दुर्ग की रहने वाली, इन दोनों को जो है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। वहीं पर ये 4 शिक्षकों को जो है कहां पर, राज्य सरकार के द्वारा विशेष स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, और कुछ अवार्ड, माई भारत एनएसएस अवार्ड, माई भारत एनएसएस अवार्ड, यह अवार्ड दिया गया है डॉक्टर रत्ना निशाने और लखनी साहू को, जो कि कहां पर, नारायणपुर की। तो माई भारत एनएसएस अवार्ड डॉक्टर रत्ना नशीने और लखनी साहू कहाँ के रहने वाली, नारायणपुर की। नवोन्मेषी कृषक सम्मान 2025 अवनीश पात्र, सी अवनीश पात्र, यह पुरस्कार पाने वाले छत्तीसगढ़ के एकमात्र किसान हैं। देवभोग गरियाबंद जिले के रहने वाले हैं। सर्वश्रेष्ठ एआईसीआरपी पुरस्कार जो है अलसी परियोजना के लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय आईजीकेवी को जो है यह पुरस्कार दिया गया है। एआईसीआरपी पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ एआईसीआरपी पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा शौर्य चक्र जो है प्रदान किया गया है लक्ष्मण वेंकट जी को, पखांजूर कांकेर के। माई भारत एनएसएस अवार्ड जो है किसे दिया गया है, डॉक्टर रत्ना निशाने को। कृषक नवोन्मेषी कृषक जो है अवनीश पात्रा को। सर्वश्रेष्ठ एआईसीआरपी पुरस्कार अलसी परियोजना किसके द्वारा, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को दिया गया है। और राष्ट्रपति शौर्य चक्र पुरस्कार जो है लक्ष्मण वेंकट जी को दिया गया है। चलिए दोस्तों, हमारा आज का जो अवार्ड वाला सीरीज था वो यहीं तक था। मिलते हैं अगली वीडियो में। यह सभी वीडियो जो हैं सिर्फ और सिर्फ हमने किस चीज को ध्यान में रखते हुए बनाया है, आपके आगे आने वाले प्रीलिम्स के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बनाए हैं।
इनमें अवार्ड के साथ साथ कुछ फैक्चुअल चीज़ें भी थी, कुछ योजनाएं भी मैंने शामिल की हुई थी। इन सभी योजनाओं को एक बार फिर से रिपीट करके देखिएगा। यह पिछले कुछ सालों में, 1-2 सालों की लेटेस्ट योजनाएं हैं जो भारत सरकार के द्वारा चलाई गई थी। आप मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से सेम टॉपिक के साथ कि एक दिन एक टॉपिक को जो है हमें कंप्लीट करना है। इस अवार्ड वाली सीरीज पे एक और अवार्ड वाली सीरीज आएगी जो कि हम नेशनल लेवल पर बात करेंगे। धन्यवाद।